हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप सब देख रहे हो 8th क्लास की साइंस और उसमें 10th चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। 10th चैप्टर में हम पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको करेंगे, उसके बाद इसकी समरी करेंगे, मतलब व्हाट यू हैव लर्नड लास्ट में जो टॉपिक दिया होता है समरी टाइप, उसको भी करेंगे अलग से वीडियो में। इस तरह से हम कर रहे हैं कि पूरे चैप्टर को हम जो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर दिया होता है उसमें जो मेन पॉइंट है उनको हाईलाइट करके पढ़ते हैं। चैप्टर है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। जो एडोलेसेंस एज है उसमें पहुंचने के बाद क्या क्या होता है, कैसे होता है, एक तरह से इसका क्या क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है तो वो एक सर्टेन एज के बाद ही होता है, एक ग्रोथ पीरियड पूरा हो जाता है, उसके बाद ही रिप्रोडक्शन के काबिल होता है। जो चेंजेस होते हैं वो पढ़ेंगे हम कि उनके बाद ही जो मेल या फीमेल है ह्यूमन बीइंग में वो रिप्रोडक्शन के काबिल होता है। ये प्राइमरी चेंजेस भी होते हैं, सेकेंडरी चेंजेस भी होते हैं। तो हम यहाँ पे हॉर्मोन्स का जो रोल है ना वो भी पढ़ेंगे। हॉर्मोन्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये चेंजेस लाने में और इस तरह से रिप्रोडक्शन में। एडोलिसेंस और प्यूबर्टी क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी टाइप में बताया गया है बच्चों को कि बच्चे हैं जो बूझो है या पहेली है, तो वो किस तरह से स्कूल में पढ़ते थे और किस तरह से उनके चेंजेस आ रहे थे बॉडी में। तो ग्रोथ जो है ना वो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है। आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें या रखनी है दिमाग में वो सिर्फ मैंने हाईलाइट की हुई हैं। ठीक है। जो भी ग्रोथ होती है बच्चे की वो डेवलपमेंट ग्रोथ शुरू हो जाता है जन्म से ही। ठीक है। और जब हम 10 साल या 11 साल को क्रॉस करते हैं तो हमारी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है ना। वो तेज़ी क्यों आ जाती है, उसी की वजह से क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कैपेबल होता है। फिर आता है बूझो कहते हैं आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। जो हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, कितने टाइम के लिए होते जाते हैं। अब पहेली पूछ रही है, इट इज़ अ स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। कहती है कि ये बहुत ही एक मुश्किल का टाइम होता है जब ना ही तो आप बच्चे होते हो ना ही आप बड़े होते हो, बीच का पीरियड है ये। ठीक है। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड हैज़ अ स्पेशल नेम। तो पहली को ये भी जानना है कि इसका कोई और भी स्पेशल नाम है क्या। देखिए, जो बढ़ना होता है बच्चे का, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे आप समझ रहे हो, आपको बहुत सारी अपनी समस्याएं भी इसमें दिखेंगी कि हाँ हाँ ऐसा होता है। तो बड़े ध्यान से सुनना है आपने, सिर्फ मार्क्स लेने के लिए नहीं, ये आपको समझ होनी चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या। तो जो नेचुरल प्रोसेस है वो होती है ग्रोथ। ठीक है। ये ऐसा पीरियड होता है जब हमारा शरीर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव महसूस करता है, जिससे रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है। ठीक है। इसको गलत नहीं समझना है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है, लेकिन आपको उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। जो ये चेंजेस होते हैं, ये रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होने लगते हैं, तो उसे एडोलिसेंस कहते हैं। ठीक है। ये जो एडोलिसेंस है ये शुरू हो जाता है 11 साल से और 18-19 साल तक की एज तक ये रहता है। समझ गए, कब शुरू होता है, 11 साल से 18-19 साल तक। सिंस दिस पीरियड कवर इट टेंस 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज, तो इसे टीनेजर की एज का नाम दिया गया है। एडोलिसेंस को टीनेजर्स भी कहते हैं, 13 से 18 या 19 साल तक। इन गर्ल्स एडोलिसेंस में बिगिन ईयर और टू अर्लियर देन बॉयज़। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है साइकोलॉजी में और साइंस में भी कि लड़कियों में जो बदलाव होता है वो पहले आता है, बाद में आता है, या बराबर आता है, इस तरह से सवाल पूछते हैं। ठीक है। जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनमें, तो ये क्या कह रहे हैं, 1 और 2 ईयर अर्लियर देन बॉयज़, लड़कों से पहले लड़कियों में ये बदलाव आते हैं। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलिसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये नॉर्मल एक व्यू है कि लड़कियों में पहले बदलाव शुरू हो जाते हैं, लेकिन हर एक इंसान का अलग अलग ग्रोथ पीरियड होता है। तो ये जो पीरियड है एडोलेसेंस का, ये भी अलग अलग होता है, वेरी करता है। जो इंसान है इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को प्यूबर्टी की शुरुआत कहते हैं। आप यौवन हो, जवान होने वाले हो, जवान हो रही हो, उसकी शुरुआत कहते हैं जो ये बदलाव होते हैं। ठीक है। तो इसमें अपने आप को शाय फील होने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, ये नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या बदलाव आते हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होता है और आगे भी होगा।
ठीक है। प्यूबर्टी एंड होती है कब? जब एडोलिसेंस रीच कर जाती है, पहुंच जाती है अपनी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी पे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद पहेली कहती हैं, पहेली और बूझों को रियलाइज हो जाता है कि इनकी हाइट में जल्दी से मतलब इंक्रीज हो गई उनकी हाइट, और हेयर लाइन जो है अपर लिप्स बॉयज़ में वो एडोलिसेंस का साइन है। ठीक है, लड़कों की थोड़ी थोड़ी मूछें शुरू हो जाती हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी पे, मेनली हाइट होता है। ठीक है, तो जो बोन्स हैं आर्म्स की और लेग्स की वो इलोंगेट होनी शुरू हो जाती हैं, तो पर्सन को टॉल बनाती हैं। ठीक है, तो प्यूबर्टी की एक तो ये पहचान हो गई कि हाइट जो है बढ़ जाती है। दूसरा, हाइट के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जो आपकी जो क्लास टेस्ट होते हैं उनमें आ जाता है कि सपोज़ आपको ये टेबल दे देगी टीचर और आपसे पूछेगी कि किस तरह से हाइट को मापते हैं, है ना। जैसे आंगनबाड़ी में औरतें करती हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर होती हैं, तो हाइट को कैलकुलेट करती हैं। कैसे करती हैं? सपोज़ आपको ये फॉर्मूला पता है कि हाइट कैसे कैलकुलेट कर दी की जाती है। ठीक है, यहाँ परसेंट हाइट जो आपकी है एक्चुअल, ठीक है, परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज जो आपकी टेबल में दी हुई है वो वाली। तो इसका एग्जाम्पल कैसे? सपोज आप 9 साल के हो अभी और आपकी हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है, तो एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, कितनी उम्र हो, मतलब कितनी हाइट होगी उसकी जब ये ग्रोथ पीरियड उसका पूरा हो जाएगा तो। ठीक है, तो 9 साल पे कितनी हाइट दी हुई है वो आपने देखनी है। अभी कितनी है? 120, अभी वाली लिख लो 120। और 9 साल पे जो टेबल में दी हुई है सपोज वो 75 है, तो गर्ल्स के लिए अलग एज होगी। अगर 9 साल की लड़की की ये बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लेना है आपने? 81 लेना है। ठीक है, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 100, 160 सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कि ग्रोथ शोइंग परसेंटेज ऑफ हाइट विद एज। देखो ये यहाँ पे ना 18 साल तक ये मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है यहाँ पे, तो इस तरह से दिखेगा हमें। बॉयज़ का, ये बॉयज़ का है और गर्ल्स का ये वाला है। ठीक है, तो क्या है, 18 साल तक मैक्सिमम जो है हाइट वो पहुँच जाती है। Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reaches their maximum height. देख, शुरुआत में क्या होता है, लड़कियां ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, ठीक है, हाइट बढ़ जाती है उनकी, लेकिन जब हम 18 साल तक पहुंचते हैं तब लगभग बराबर ही होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम टाइम। कभी कभी बच्चे ना परेशान हो जाते हैं कि मेरे मेरे जो फेस है उसकी बनावट बच्चों जैसी है अभी भी, लेकिन बॉडी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, साइज इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि सभी बॉडी पार्ट्स एक साथ ग्रो नहीं करते, सभी का टाइम अलग होता है, लेकिन लास्ट में वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, मतलब सेम से हो जाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर्स। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ मेंबर्स की हाइट जो है सिमिलर होती है, जैसे आपकी हाइट फैमिली मेम्बर से किसी से ज़रूर मिल रही होगी। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि हाइट डिपेंड करती है जीन पे, और जीन जो इनहेरिट होते हैं पेरेंट्स से। ठीक है, आपके पेरेंट्स के जीन भी उनके पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं, तो इसलिए ये कुछ घबराने की बात नहीं है। उसके बाद आता है चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस होती हैं? ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शोल्डर्स होते हैं वो जनरली ब्रॉडन हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं जो ग्रोथ की वजह से। गर्ल्स में क्या होता है, वेस्ट जो है वो थोड़ी सी वाइडर हो जाती है। बॉयज़ में मसल्स ग्रो करती हैं ज़्यादा प्रोमिनेंटली गर्ल्स के कंपैरिजन में। वॉइस में चेंजेस होते हैं, जो आवाज़ है उसमें क्या बदलाव होते हैं, कर्कश हो जाती है। ठीक है, ये देखो जो वॉइस है कुछ लड़कों की वो क्रैक करती है, मतलब ऐसे फटी फटी सी सुनाई देती है। प्यूबर्टी पे वॉइस बॉक्स, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है, वो ग्रो करना शुरू कर देता है और लार्जर वॉइस बॉक्स डेवलप होता है बॉयज़ में, जबकि जो लड़कियां हैं उनमें इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता। और बॉयज़ में जो लैरिंग्स है आपका या वॉइस बॉक्स है वो थोड़ा सा निकला हुआ, प्रोट्रूडिंग पार्ट मतलब निकला हुआ दिखाई देता है बॉयज़ में। उसके बाद आता है कि ये जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल। प्रोट्रूडिंग पार्ट को लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। गर्ल्स में जो लैरिंग्स है हार्डली विजिबल होता है, मतलब दिखाई नहीं देता इतना। तो गर्ल्स की जो वॉइस होती है हाई पिच वाली वॉइस होती है, बॉयज़ की डीप वॉइस होती है। ठीक है, लड़कियों की ज़्यादा पिच होती है। तो वॉइस जो है हॉर्श हो जाती है कई बार। ऐसी स्टेट जो है कुछ एक दिन या वीक्स के लिए रहती है। अगर किसी लड़के की आवाज़ ऐसी हो गई है तो वो परेशान नहीं हो और नॉर्मल रहे,
ये आपके सिर्फ प्यूबर्टी के चेंजेस हैं, इससे मेंटली स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो वॉइस जो है थोड़े दिन के बाद, कितने दिन के बाद, देखो इसमें लिखा भी हुआ है कि जो वॉइस है वो कुछ दिन या कुछ वीक्स के लिए ऐसे रहती है, ठीक है, कुछ एक हफ्ते लगेंगे, तो उसके बाद आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। ये इसे एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। अब है इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड्स। ये जो प्यूबर्टी है इसका एक और साइन है कि जब प्यूबर्टी आती है तो स्वीट ग्लैंड्स सिक्रेट होते हैं, सिबेसियस ग्लैंड जो होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं, स्वीट ग्लैंड भी। सिबेसियस ग्लैंड क्या होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है, ये इंक्रीज हो जाते हैं। तो बहुत सारे जो यंग बच्चे होते हैं उनके फेस पे एक्ने निकल आते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे सिबेसियस ग्लैंड्स स्टार्ट हो गए, ठीक है। जैसे कि कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जैसे स्वीट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड है, वो अपने सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं, ठीक है। कुछ इनको डक्ट चाहिए, मतलब जो अपनी सिक्रेट करते हैं कि जो भी एंजाइम्स या जो भी हार्मोन्स या ऑयल्स जो भी, तो उसके लिए ये डक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में अपने सिक्रेशन को डाल देते हैं, और इनको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। किनको? जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद आता है कि पिंपल्स हो जाते हैं फेस पे, क्योंकि एक्टिविटी जो है इन ग्लैंड्स की, जो सेबेसियस ग्लैंड है आपका, ऑयल ग्लैंड जिसे कह सकते हो, इनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा तेल जमने से हमारी स्किन पे वहाँ पे फुंसियाँ हो जाती हैं, एक्ने बोलते हैं जिनको। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स किस तरह से डेवलप होते हैं? देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? टेस्टिस, पेनिस कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन्स बॉयज़ में। टेस्टिस जो होता है स्पर्म प्रोडक्शन शुरू कर देता है। टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था ना, 2 टेस्टिस होती हैं, स्पर्म डक्ट होती है, उसके बाद पेनिस होता है इजैकुलेशन के लिए। तो हमारे जो टेस्टिस होते हैं बॉयज़ में, वो स्पर्म को सिक्रेट करना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर पेनिस से बाहर निकल जाते हैं। तो फिर गर्ल्स में क्या होता है? गर्ल्स में जो ओवरीज होती हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। हमने पढ़ा था ना कि 2 ओवरी होती हैं, है ना, जैसे 2 टेस्टिस होते हैं बॉयज़ में, इसी तरह से 2 ओवरी होती हैं, फिर ये ओविडक्ट होती है दोनों साइड से, है ना, और फिर ये यूट्रस में लेके आती है आपके फर्टिलाइज्ड एग को। तो गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? ओवरी जो है बड़ी हो जाती हैं, और एग्स जो है वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ओवरी स्टार्ट कर देती हैं मेच्योर एग को बाहर निकलना। अब है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी। अब बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, ये सारे बदलाव होते हैं ना, वो अपने आप ही अलग दुनिया रहती है उनकी। उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं बहुत अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं क्यों आया हूँ दुनिया में, ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा आने का पर्पज़ क्या है, ऐसी ऐसी बहुत बातें आती हैं दिमाग में। लेकिन यहाँ पर आप समझोगे कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा। एडोलिसेंस वो पीरियड है जिसमें हर एक बंदे की लाइफ में चेंज होते हैं, हर इंसान की थॉट प्रोसेस में चेंज हो जाता है, सोचने की प्रक्रिया जो है वो अलग हो जाती है, इंडिपेंडेंट लाइफ हो जाती है थोड़ा सा पहले की कंपैरिजन में। जैसे पहले आप हर बात में मम्मा से पूछते थे, पापा से पूछते थे, लेकिन अब आप क्या सोचते हो? आपको हिचक शुरू हो जाती है, मतलब आप इतना ओपन नहीं रहते हो अपने पेरेंट्स से। लेकिन ये सबसे बड़ी कमी होती है, गलती होती है। आपको जो भी चीज़ लगती है आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपको ये चैप्टर समझ के इतना ज़रूर समझ हो जाएगी कि ऐसा गलत कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल रहो, नॉर्मल खाना खाओ, नॉर्मल पेरेंट्स से बातें करो, आप अपने अंदर क्या महसूस कर रहे हो वो चाहे शेयर मत करो, लेकिन वो सब नॉर्मल है, ये सोच के और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करो। सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। बच्चे क्या करते हैं? एकांत में रहना पसंद करते हैं, सोचते रहते हैं। इनफैक्ट ये वो टाइम होता है जब ब्रेन है उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम होती है लर्न करने की, ठीक है। तो मैं ये लाइन पढ़ के मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है तो उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि आपके ब्रेन की कैपेसिटी अभी मैक्सिमम है एडोलेसेंस में, ठीक है। तो आप इस टाइम में जो भी कुछ पढ़ोगे, जो भी कुछ याद करोगे, जिस भी डायरेक्शन में आप मूव कर जाओगे ना,
आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, ठीक है। इसके इस एज के निकलने के बाद सपोज आपने कोई गलत रास्ता चुन लिया, ठीक है, आपको बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, फैमिली बहुत बुरी लगने लगी है या कुछ और होने लगा है, तो वो चीज़ें आपको सक्सेस नहीं दिलवा सकती। आपकी एजुकेशन, आपकी बुक्स, आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और आप एजुकेशन का सहारा लेके अपने इस पीरियड को भी निकाल लो और अपना टारगेट बना लो, पढ़ना ही है बस। देखो, जो भी एडोलिसेंस होते हैं इनसिक्योर फील करते हैं वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। जो उनके शरीर में, उनके दिमाग में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं, उनको लगता है कि बहुत ही गलत है ये चीज़, है ना। इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ये सब नॉर्मल है। यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। आपको पता होना चाहिए कि ये बॉडी पार्ट के चेंजेस हैं, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ये ग्रोथ के ही सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। हमने पढ़ लिया कि जो टेस्टिस ओवरीज हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं मेल और फीमेल में, ठीक है, ओवरीज और टेस्टिस, ठीक है, वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स, स्पर्म और ओवा। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, बॉयज़ में फेशियल हेयर भी शुरू हो जाते हैं, मोस्टेचे बियर्ड जो होती है वो डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट गर्ल्स में और बॉयज़ में मूछें दाढ़ी निकलना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, उन बॉयज़ की चेस्ट पे भी हेयर डेवलपमेंट हो जाती है। बॉयज़ और गर्ल्स में अंडर आर्म्स पे हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जो रीजन होते हैं थाइज़ के ऊपर, प्यूबिक रीजन कहते हैं जिसे, वहाँ पे भी ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाती है हेयर्स की, ठीक है, ग्रोथ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, नथिंग इज़ न्यू, नथिंग इज़ स्पेशल, नथिंग इज़ रॉन्ग। बुझो एंड पहेली जानना चाहते हैं कि ये चेंजेस आते कैसे हैं बॉडी में, बॉडी को कैसे पता चलता है कि अभी हमारी उम्र 11 साल हो गई, अब कैसे होगा। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये हार्मोन्स से कंट्रोल होते हैं। हार्मोन वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिसमें डक्ट नहीं होती है। मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है ना टेस्टिस से, वो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। प्यूबर्टी शुरू होते ही टेस्टोस्टेरोन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि आपने पहले भी लर्न किया था, जो ग्रोथ है फेशियल हेयर्स की, वो भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो जाती है। अब गर्ल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन शुरू हो जाता है, फीमेल हार्मोन शुरू हो जाता है जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू करती है, ठीक है। मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट के अंदर ही ग्लैंड होता है, मिल्क सिक्रेट करता है वो, और वो वहीं पे डेवलप होता है, वहीं पे सिक्रेशन करता है। तो जो इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन है वो भी एक अनदर हार्मोन के कंट्रोल में है, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जिसके कंट्रोल में हमारे एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन कंट्रोल। रोल ऑफ हॉर्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब जो हॉर्मोन्स का रोल है वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में किस तरह से रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को शुरू करता है। देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड है, रिलीज करता है हार्मोन को ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में सीधा रिलीज कर देता है, ताकि वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे पहुंच जाए, उससे पहले वो कहीं असर नहीं करेगा, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की ये खास बात होती है, किसी भी ग्लैंड की ये खास बात होती है कि जो वो चीज़ सिक्रेट कर रहा है, जिसके पास जाने के लिए वो, जिसके ऊपर असर दिखाने के लिए वो सिक्रेट कर रहा है, वो चीज़ उससे पहले 1000 जगह चली जाए लेकिन वहाँ असर नहीं करेगी, वो टारगेट साइड पे ही असर करेगी, ठीक है। बहुत सारे एंडोक्राइन डक्टलेस ग्लैंड हैं हमारी बॉडी में। जो टेस्टिस और ओवरीज है वो सेक्स हार्मोन सिक्रेट करती है। ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो कंट्रोल होते हैं, वो कौन सा ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये हार्मोन्स कंट्रोल होते हैं। पिट्यूटरी क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, उनमें से एक ओवा को मैच्योर करता है ओवरीज में, है ना, और एक स्पर्म को टेस्टिस में मैच्योर करता है। हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, समझ गए। जो पिट्यूटरी से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो स्टिमुलेट करता है, मतलब शुरू करता है वहाँ की सिक्रेशन, कहाँ की, टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन, एस्ट्रोजन हार्मोन की सिक्रेशन मेल फीमेल में। अब क्या होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं, अब वो टारगेट बॉडी पार्ट पे पहुंच जाते हैं, फिर वो बॉडी में प्यूबर्टी के जिस टाइम चेंजेस होते हैं उनको शुरू कर देते हैं।
ठीक है, क्लियर है इतना। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज है ना ह्यूमन लाइफ में, उसकी बात करते हैं। तो जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल होती, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जो भी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आ गई है ना, इट डजंट मीन कि मतलब रिप्रोडक्शन करके देखें, नहीं। जो हम ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं, उनके बाद ही आपको परमिशन होती है कि आप ये सब करो, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये चेंजेस सिर्फ आपके अंदर हो रहे हैं, डजंट मीन कि आप हर किसी को पकड़ के बताओ मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। अगर आपके पेरेंट्स आपकी बात समझ रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ रहे हो, आपको खुद समझ है कि ये चीज़ नॉर्मल है ना, तो आपको खुद ही हैंडल करना आना चाहिए। जो कैपेसिटी है मैच्योरेशन की और प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स की, ये बहुत लंबे टाइम तक मेल में रहती है कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल में थोड़े टाइम के लिए रहती है। फीमेल में क्या है, प्यूबर्टी बिगिन एट प्यूबर्टी एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, 10-12 साल से शुरू होकर 45-50 साल तक ये रहती है, ठीक है। मतलब ओवा रिलीज होते हैं, तो ओवा मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं जैसे ही प्यूबर्टी शुरू होती है। एक ओवा हर 28 डेज में रिलीज हो जाता है ओवरी से, ठीक है। वन ओवा मेच्योर, one ovum mature and is released by one of the ovary once in 28 or 30 days। समझ गए। जब ये पीरियड होता है, वॉल ऑफ द यूट्रस बिकम थिक, हमारे जो यूट्रस की वॉल है वो थिक हो जाती है ताकि वो एग को, फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करे, ठीक है। अगर वो फर्टिलाइज है तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा हमारे यूट्रस में। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है, फर्टिलाइज्ड एग नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं मिला है, तो क्या होगा, वो एग और वो जो वॉल है यूट्रस की, वो सारी अपना जो ब्लड वेसल्स हैं वो सारा निकल जाता, शेड ऑफ हो जाता है। और इस जो ब्लीडिंग होती है उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन 28 to 30 डेज में होती है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो प्यूबर्टी पे ही शुरू हो जाता है, जिसे मनार्क कहते हैं, मिनार्क कहते हैं, ठीक है। अब जो 45 और 50 की एज आ जाती है लेडीज़ में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल बंद हो जाती है, और जब बंद होती है उसे बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। इनिशियली मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होती है, तो गर्ल्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इरेगुलर हो गई कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, लेकिन बाद में वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसके लिए कुछ ज़्यादा मेडिसिन को प्रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहली कहती है द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमन लास्ट फ्रॉम मेनोपॉज टू मेनार्क टू मेनोपॉज। इज इट राइट? बिल्कुल सही है कि मेनार्क से मेनोपॉज तक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो रहती है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कंट्रोल होती है हार्मोन से, ठीक है। इस साइकिल में मैच्योरेशन ऑफ एग, ठीक है, मैच्योर होता है एग पहले, फिर ये रिलीज हो जाता है। अब जो हमारी यूट्रिन वॉल है वो थिक हो जाती है, और ये ब्रेक हो जाती है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में यही होता है। एग इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो ये डिवाइड करना शुरू कर देता है, और ये यूट्रस में मतलब एक पॉइंट पे अटैच हो जाता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। अब पूछ रहे हैं कि हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बॉडी इज़ डिटरमाइंड। जो बेबी होता है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, जो मतलब जानना चाहते हैं कि किस तरह से जो बच्चा पैदा होता है वो बॉय होगा या गर्ल होगी, वो किस तरह से डिसाइड होता है। देखिए, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना, जो जिसे जायगोट भी कह सकते हैं, वो इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। हमारे जो बॉडी में एग होता है, जायगोट बन जाता है, उसी के अंदर ही इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। ये इंस्ट्रक्शंस कैसे प्रेजेंट होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में, क्रोमोजोम में, ठीक है। क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग बेबी होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। आप सबको पता है कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। 2 क्रोमोजोम इनमें से सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, जिसको एक्स और वाई नाम दिया गया है। अब ये एक्स वाई किस में होते हैं, ये मेल में होते हैं। फीमेल में 2x क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है। मेल में क्या होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं। जो गैमेट्स बनते हैं उसमें से क्या होता है, देखिए एक डायग्राम है यहाँ पे, मैं उसी के थ्रू दिखा देती हूँ आपको। हाँ, ये समझ में आ जाएगा आपको।
इसमें क्या है कि जैसे गर्ल और बॉय, बॉय में एक्स वाई होता है और गर्ल में एक्स एक्स होता है। तो एक्स जब गर्ल से मतलब एक एग रिलीज होगा तो वो क्या होगा, एक्स ही होगा, क्योंकि दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, हमेशा जो एग होता है वो एक्स ही होता है। अब बॉयज़ की तरफ से अगर सपोज स्पर्म आया और उसमें वाई जीन है, वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, तो वाई का जो वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा। तो एक्स वाई किस में होता है, बॉयज़ में होता है, मतलब बच्चा लड़का होगा। अगर जो स्पर्म है उसके पास एक्स क्रोमोसोम था और वो एक्स के साथ कंबाइन करके एक्स एक्स बनाएगा, तो रिजल्ट में बेबी गर्ल होगा। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि क्या लड़का होगा या लड़की होगी। एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम की सिर्फ यही कहानी है। स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है, फर्टिलाइज करेगा एग को, तो एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होंगे और लड़की होगी। ठीक है, इसको ज़्यादा परेशान होकर नहीं समझना है, बस नॉर्मल है, ये कुछ भी नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द फादर मतलब डिटरमाइन करता है फादर का सेक्स क्रोमोसोम कि जो अनबॉर्न बेबी है वो किस में डेवलप होगा। पहले ये माना जाता था कि औरत है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, लड़का होगा या लड़की होगी, और आज भी यही मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, अनजस्टिफाइड है। हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स की बात हमने कर ली, और कौन से हॉर्मोन्स होते हैं। हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस, पिट्यूटरी से जो हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं ना, वो टेस्टिस और ओवरी को कंट्रोल करते हैं और उनके हार्मोन प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये कहाँ अटैच होती है, ब्रेन से अटैच होती है। अपार्ट फ्रॉम पिट्यूटरी टेस्टिस जैसे कि थायराइड है, पैनक्रियाज है, एड्रेनल ग्लैंड है। देखो थायराइड कहाँ है, गले में है। एड्रेनलिन ग्लैंड कहाँ है, पैनक्रियाज कहाँ है, स्टमक के पास। एड्रेनलिन ग्लैंड की पोजीशन देख लो आप। अब क्या है, जो गॉइटर है एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसे थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है। ठीक है, अब क्या है, ये स्टोरी इसी बताई गई है एक कि काका हैं कोई आंटी के घर में, उनको थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उनको गॉइटर हो गया। थायराइड ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, थायरोक्सिन। अब है कि एक आंटी ने बताया कि उनके अंकल जो है मतलब उनके हस्बैंड जो है सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ से। डायबिटीज़ क्यों हुई, क्योंकि पैनक्रियाज जो थी वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, हार्मोन। अब एड्रेनलिन ग्लैंड सिक्रेट करेगा हार्मोन जो कि करेक्ट सॉल्ट बैलेंस करेगा हमारे ब्लड में। एड्रेनलिन ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन एड्रेनलिन्स। ठीक है, तो एड्रेनलिन ग्लैंड क्या करता है, सिक्रीट करता है ऐसे हार्मोन्स को जो कि हमारे ब्लड में सॉल्ट बैलेंस को कंट्रोल करता है, और इसको ये एडजस्ट करता है बॉडी स्ट्रेस को। जब हम एंग्री होते हैं या एम्बेरेस्ड होते हैं या चिंतित होते हैं, तो मतलब इसको स्ट्रेस हार्मोन का भी नाम दिया गया है। थायराइड एंड एड्रेनलिन सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए ये भी सारे पिट्यूटरी के कंट्रोल में है, थायराइड और एड्रेनलिन ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ऑल्सो सिक्रेट ग्रोथ हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी और क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन भी सिक्रेट करता है, जो कि हमारी नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब बूझो कहते हैं, आर देयर हॉर्मोन्स इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, क्या दूसरे एनिमल्स में भी हार्मोन होते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री आपने देखी है इंसेक्ट की और फ्रॉग की, कि उनकी जब एग रिलीज होता है, एग के बाद उनमें लार्वा बनता है, लार्वा के बाद उसमें एडल्ट बनता है, इस तरह से। तो जो हमारा सिल्क मोथ था उसमें कैटरपिलर एक लार्वा है, ठीक है, लार्वा स्टेज है, और टैडपोल है उसमें भी एक स्टेज होती है, है ना, टैडपोल भी एक फ्रॉग का लार्वा है। तो इसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, मतलब बॉडी में चेंजेस होते हैं जिसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, और मेटामॉर्फोसिस कंट्रोल होती है हॉर्मोन्स से। समझ गए, फ्रॉग में थायरोक्सिन हार्मोन है जो कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस। हार्मोन प्रोड्यूस थायराइड, ये थायरोक्सिन हार्मोन, ये थायरोक्सिन क्या करता है, थायराइड सिक्रेट करता है। अब थायरोक्सिन प्रोडक्शन को क्या किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की ज़रूरत होती है। पानी में आयोडीन तो होना चाहिए ना, तो जिस भी पानी में टैडपोल हैं वहाँ पर अगर आयोडीन नहीं है सफिशिएंट अमाउंट में, तो वो टैडपोल एडल्ट मतलब फ्रॉग में नहीं बदलेगा। ठीक है, समझ गए। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि थायरोक्सिन का ह्यूमन बींग में ही रोल है या कहीं मेटामॉर्फोसिस में भी है, दोनों में है। ठीक है, फ्रॉग जिस पानी में अपने एग्स रिलीज कर रहा है वहाँ पे भी आयोडीन होना चाहिए ताकि वो मेटामॉर्फोसिस कर पाए।
If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused lack of thyroxine? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे उनको गोइटर होने की संभावना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्या है, फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग इज रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स हेल्थ। जो इंसान की मतलब फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्दी, उसको हेल्दी पर्सन कहते हैं। न्यूट्रिशनल नीड है एडोलिसेंस की, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि रैपिड ग्रोथ होता है, रैपिड डेवलपमेंट होता है, तो उनको एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन सब कुछ होना चाहिए प्रोपोर्शन में। जो हमारा इंडियन मील है जिसमें रोटी, दाल, वेजिटेबल्स, बैलेंस मील है ये, और मिल्क भी है एक अपने आप में बैलेंस्ड मील है, ठीक है। तो फ्रूट हैं जो हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, मदर मिल्क है वो इन्फेंट्स को होता है। आयरन की जो होती है ना कमी हो जाती है ब्लड में, तो इसलिए आयरन रिच फूड लेना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है बहुत बार। कहाँ से मिलता है हमें आयरन? वेजिटेबल से, जैगरी से, गुड़ से, मीट से, सिट्रस से, इंडियन गूसबेरी मतलब आंवला से, आंवला खाया करो। और एडोलिसेंट में ये बहुत ज़्यादा आती है, ग्रोथ की वजह से ज़्यादा ग्रोथ होती है, इसलिए सबको खाना चाहिए। मिल्क, मीट, नट, पल्सेस विच प्रोवाइड प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन कहाँ से मिलता है? मीट से, मिल्क से, मीट से, नट से, पल्सेस से। अब जो चिप्स हैं या फिर जो हमारा भी मार्केट का जो भी फूड मिलता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी तो होता है लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो उसको अवॉइड किया करो। बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है, पढ़ाई लिखाई पे भी लगता है, पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं आपसे, रोज़ तीसरे दिन आपको चिप्स चाहिए, है ना। ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। फ्रूट्स खाओ, एग्स खाओ, दूध पियो घर में, ग्रेन्स को खाओ, इस तरह से दालें रखी होती हैं भिगो के खाओ। पर्सनल हाइजीन पे आ जाते हैं अब। पर्सनल हाइजीन क्या है कि हमें एटलीस्ट एक दिन में एक बार नहाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीनेजर्स के लिए, क्योंकि उनमें स्वेट ग्लैंड की जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। सभी बॉडी पार्ट्स जो हैं अच्छे से साफ़ होने चाहिए हर रोज़, ठीक है। क्लीनिनेस अगर नहीं मेंटेन की तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है आपको, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्पेशली गर्ल्स को ये इस चीज़ की साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको भी ट्रैक करना चाहिए, उसको मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि अब इतने दिन के बाद ये शुरू होने वाला है, तो पहले ही तैयारी कर लें तो और नॉर्मल रहें बिल्कुल, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। सभी यंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनको वॉक करनी चाहिए, कम से कम वॉक तो करनी ही चाहिए। और एक्सरसाइज करते हो और आउटडोर गेम्स अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मिथ्स हैं, टैबूज हैं जो करने नहीं चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या क्या हैं सबके लिए ये देख लो। साइंटिफिक फैक्ट हैं रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब कुछ मिथ्स हैं जैसे कि बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं ना एडोलिसेंस में, वो एक्सपीरियंस करते हैं इनको। जैसे कि गर्ल्स प्रेग्नेंट हो जाएंगी अगर वो मेंस्ट्रुएशन में, मतलब जब उनको साइकिल शुरू हो जाती है, जब वो बॉयज़ की तरफ देख लेंगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, देखने से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता है। तो मदर्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं बच्चे के सेक्स के लिए, ये भी बिल्कुल गलत है। हमने अभी पढ़ा कि क्रोमोसोम फादर का रिस्पॉन्सिबल होता है, बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है। तो लड़कियों को किचन में काम करने की भी परमिशन नहीं होती एडोलिसेंस के टाइम, ये भी बिल्कुल गलत है। उनमें कोई छुआछूत की बीमारी नहीं होती, ये नॉर्मल प्रोसेस है और ये होनी भी ज़रूरी है ताकि वो फर्टिलाइज कर सके, वो मदर बन सके। तो आपने क्या नोटिस किया है कि उनकी फिटनेस और हेल्थ में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो फिटनेस रहेगी अगर रेगुलर एक्सरसाइज करोगे। और इस एडोलिसेंस एज में बच्चे की ज़्यादा दिमाग चलता है, तो इसलिए बच्चों को जो गलत चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लग जाती हैं। और लोग भी ऐसे कोशिश करते हैं कि ठीक है किसी का बच्चा बिगड़ जाए तो ठीक है, उनको नशे की आदत लगा देते हैं, ठीक है। तो एडोलिसेंस एक ऐसा पीरियड है जो एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा बॉडी में और माइंड में। अगर बॉडी कोई भी मतलब स्ट्रगल कर रहा है और एक बार उसे ड्रग्स दे दो तो वो उसको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो ऐसे कभी नहीं करना है, अपने पेरेंट्स की परमिशन के खिलाफ कभी नहीं कुछ करना है। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा गलत संगति में पड़े। और अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और वो जो आपको दवाइयाँ दें वही आप लें, ठीक है। ये आपके अपने फ्यूचर के लिए भी बहुत नुकसानदायक हो जा सकता है। अगर आप उन्हें एक बार ले लोगे ड्रग्स को तो आपको दोबारा से लेने की इच्छा होगी, आपकी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होगी, ठीक है। अपनी हेल्थ को और हैप्पीनेस को ख़राब नहीं करना। और आपने सुना होगा जो एड्स होता है वो डेंजरस वायरस है,
HIV उसकी वजह से होता है। तो आप ऐसा भी कुछ काम ना करें, ना ही तो किसी के इस्तेमाल की हुई सिरिंज करें, ना ही किसी के साथ अनवांटेड रिलेशन बनाएं, तो इससे भी एड्स हो जाता है। इफ़ यू ऑल्सो ट्रांसमिट इन इनफैक्ट टू एन इन्फेंट फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अच्छा, ये ना, ये एड्स जो होता है ये ट्रांसमिट हो जाता है मदर से बच्चे को, ठीक है। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि जो एज है हमारी, जो मेल और फीमेल की एज है वो 18 से 21 साल, जो मतलब लड़की के 18 साल और लड़के की 21 साल की गई है तय, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो एडोलेसेंस है वो शुरू हो जाता है 12 साल से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आपकी एडोलेसेंस शुरू हो गई तभी आपको मतलब मदर बना दिया जाए किसी भी लड़की को उस एज में। क्यों? क्योंकि वो मदर बनने के लायक ही नहीं है, फिजिकली मेंटली वो तैयार नहीं है उस चीज़ के लिए। और अर्ली मैरिज और मदरहुड जो होती है ना, वो बहुत सारी प्रॉब्लम करती हैं बच्चे को भी और माँ को भी। इसलिए ये नहीं करना चाहिए, कम एज में शादी नहीं करनी चाहिए। जो बच्चे का जो दिमाग है वो ख़राब हो जाता है, और ना ही कोई मतलब खुश हो सकता है, ना ही खुश रख सकता है, मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।